स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से बड़ी बात करेंगे उन 9 एमएलए को लेकर जिनके सिर पर इस वक्त तलवार लटक रही है। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया कुछ इसी तरह से पेश आए हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए भी इन 9 एमएलए का उन्होंने जिक्र किया और कैसे नियमों की उल्लंघना इन्होंने सदन के भीतर की है, ये भी बारीकी से उन्होंने मीडिया को जानकारी दी है। लेकिन क्या असल मायने में इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, इस बात का जवाब लेने के लिए क्योंकि हम भी विशेष मकसद से विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के पास गए थे और क्या कुछ उन्होंने इस बारे में कहा है, किस तरह के संकेत दिए हैं, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी काफी ज्यादा रोष में विधानसभा अध्यक्ष चल रहे हैं और साथ ही साथ एक चेतावनी भी इन्होंने जयराम ठाकुर को दी है कि अपने शब्दों पर अंकुश लगाए, कहीं ऐसा ना हो मजबूरन इनके ऊपर भी बड़ा कदम उठाना पड़े। आखिरकार किस वजह से इतने ज्यादा रोष में विधानसभा अध्यक्ष आ गए हैं, क्यों इस तरह की चेतावनी कुलदीप पठानिया ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दे दी है, ये भी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। और चुनावी मैदान में अब कितने उम्मीदवार बचे हैं, कितने हट गए हैं, क्योंकि आज अपना नाम वापस लेने का आखिरी दिन था, ये भी बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि 29 और 30 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 4 दिन देरी से इस बार मानसून दस्तक देने वाला है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो महानगरों से चलने वाली हवा है उसका कम दबाव है, इसीलिए मानसून भी 4 दिन देरी से हिमाचल प्रदेश में दस्तक देगा। और उससे पहले जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, फिलहाल उसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी प्री मानसून की बौछारें हैं, लेकिन नुकसान होना हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुका है। एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। ये शिमला जिले के झाकड़ी में बीती शाम को बोलेरो कैंपर दरअसल अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर 90 मीटर गहरी खाई में ये जा गिरी है। इसमें 4 लोग सवार थे। चढ़ाई में ये बोलेरो कैंपर फंस गई थी और 4 लोगों में से एक व्यक्ति बाहर निकल गया। टायर के नीचे पत्थर डालने का काम कर रहा था कि उसी बीच ये बहुत बुरी तरह से अनियंत्रित हुई और वाहन 90 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 2 इसमें घायल बताए जा रहे हैं और जो चौथा व्यक्ति था ये पहले ही क्योंकि वाहन से उतर गया था, इस वजह से इसकी जान बच गई है। अभी अस्पताल में दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। ये दरअसल कोटलू ज्यूरी से मोलगी की तरफ जा रहे थे और उसी बीच बगडू राम नाम का जो ये व्यक्ति था, इसने उतरकर पत्थर डालना शुरू कर दिया था टायर के नीचे, लेकिन ये कोशिश इसकी कामयाब नहीं रही। एक तरह से चढ़ाई में ये वाहन फंस गया था और फिसलन के चलते फिर वहां से गहरी खाई में गिर गया है। तो अब ये काफी ज्यादा शोक भरा माहौल हम कहना चाहेंगे इस क्षेत्र में बना हुआ है। 250 शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया है। ये वो शिक्षक हैं जिनके विषयों में बच्चे फेल हो गए हैं या 10वीं का रिजल्ट जिन शिक्षकों के चलते यहाँ पर प्रभावित हो गया है। अब 250 के करीब शिक्षकों को नोटिस जारी हो गए हैं। इन्हें जवाब देना होगा। अगर संतोषजनक जवाब विभाग को इनकी ओर से नहीं दिया जाता है तो तुरंत प्रभाव से एक्शन भी इन पर लिया जाएगा और बड़ी कार्रवाई अब इन पर हो सकती है। हालांकि 2 बातें पहले ही निकलकर सामने आ गई है। एक तो ये इनकी इंक्रीमेंट प्रभावित होने वाली है। ऐसे शिक्षक जिन्होंने ढंग से छात्रों को नहीं पढ़ाया था, जिनके विषय में सबसे ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं, इनकी इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। और तो और इनकी जो एसीआर है वो भी प्रभावित होने वाली है। खराब परिणाम को इनकी एसीआर में भी अंकित किया जाएगा। तो ये बड़ी बात है। वेतन विधि भी रोक दी जाएगी, एसीआर भी प्रभावित होगी और ये जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि 10वीं का परिणाम काफी खराब रहा है पिछले वर्ष की तुलना में भी। इसलिए 250 शिक्षकों को नोटिस गया है। 116 स्कूल के ये 250 शिक्षक हैं और हैरानी इस बात की है कि तकरीबन 30 ऐसे स्कूल हैं जहां पर सभी बच्चे फेल पाए गए हैं, जहां एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया है। तो आखिरकार वजह क्या है, इसके रीजंस क्या रह रहे हैं? पहली बात तो देखिए, एक कारण हम ये भी मानकर चल सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिंगल टीचर के साथ ही स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। अब एक ही टीचर पर दबाव है, इस वजह से भी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पा रही है। हालांकि तरह तरह की कोशिशें यहाँ सरकार की ओर से जरूर की जा रही है। अभी देखिए, यहाँ शिक्षकों को एक्सपोजर विजिट पे भी भेजा जा रहा है ताकि वो ये सीख पाए कि कैसे गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करनी है छात्रों को। लेकिन इस बीच जो नोटिस जारी हुआ है अब उसका संतोषजनक जवाब इन शिक्षकों को देना ही होगा। अगर कोई वैलिड रीजन नहीं होगा कि क्यों इनके विषय में ही सबसे ज्यादा छात्र फेल हुए हैं, तो ऐसे में वेतन वृद्धि इनकी रोक दी जाएगी।
देखिए, मवेशी हत्या पर मामला गरमा गया है नाहन में। इसके लिए आज एक महापंचायत नाहन के बड़ा चौक में बुलाई गई थी और इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी शामिल हुए हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल ने वहां लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा कि इसमें उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। प्रशासन पर सरकार कहीं ना कहीं दबाव बना रही है। एक राजनीतिक दल की ओर से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। प्रशासन पर एक तरह से लीपापोती इस मामले में हो रही है। जिस व्यक्ति पर पहले ही एक्शन हो जाना चाहिए था, अभी तक सिर्फ जांच का नाम इस पूरे मामले में दिया जा रहा है। तो मामले को लटकाना या भटकाना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत प्रभाव से एक्शन उस व्यक्ति पर होना चाहिए जिसने इस तरह की फोटोज को वायरल किया है। क्योंकि यहाँ हिमाचल प्रदेश में गाय को गौ माता माना जाता है, उनकी पूजा होती है और ऐसे में मवेशी को काट दिया जाता है, उसके बाद उसकी फोटोज वायरल करना ये उचित नहीं है। ऐसे में निष्पक्ष इसमें जांच होनी चाहिए और अगर नहीं होता है तो आने वाले दिनों में नाहन के लोगों की ओर से बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। ये चेतावनी इन्होंने दी है। हालांकि आज जब ये महापंचायत बुलाई गई थी नाहन के बड़ा चौक में, तो वहां भी आक्रोश रैली एक तरह से इन लोगों की ओर से देखने में आई है। पिछले कुछ दिनों से ये मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है और लगातार एक ही मांग बार बार उठाई जा रही है कि उस व्यक्ति पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए जिसने ये फोटोज वायरल की। हालांकि सराहनपुर का रहने वाला ये व्यक्ति है, वहीं इसने ये गाय के साथ मारकाट भी की थी, लेकिन फोटोज वायरल किए हैं जिस वजह से यहाँ के लोग काफी ज्यादा भड़क गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को हिमाचल में कोई स्थान ना दिया जाए। अपनी 2 दुकानें ये सराहनपुर का व्यक्ति नाहन में चला रहा था, तो इसकी दुकानें भी तोड़फोड़ दी गई हैं। जो सामान था वो भी बाहर फेंक दिया गया था लोगों की ओर से रोष में आकर। पठानकोट में 2 आतंकियों के घुसने की जानकारी सामने आई है। ये गुरदासपुर और पठानकोट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल ये मंगलवार देर रात की बात है। भटिया गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि 2 नकाबपोश उसके फार्म हाउस में घुस गए और इस व्यक्ति के सिर पर बंदूक रखी और जबरन उससे खाना बनवाया। उसके बाद पठानकोट की तरफ निकल गए हैं, जिसके बाद गुरदासपुर, पठानकोट या जितने भी सीमावर्ती जिले इलाके हैं वहां पर अब सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने दोनों आतंकियों को पकड़ने के लिए गुरदासपुर, धारीवाल, दीनानगर और पठानकोट के रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी अब चेकिंग शुरू कर दी है। सनसनीखेज खबर हम इसे कहना चाहेंगे और यहाँ जरूरी है इन इलाकों से संबंधित लोग भी काफी ज्यादा सावधानी बरतें। बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। जो अपना टैक्सी, मैक्सी, कैब या फिर कॉन्ट्रैक्ट बस से जुड़ा कारोबार शुरू करना चाह रहे थे, 3600 के करीब परमिट अब जारी कर दिए जाएंगे। ये फैसला हो गया है। दरअसल जो प्रधान सचिव है परिवहन के आरडी नजीम, इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें आवेदनों को मंजूर करने का निर्णय ले लिया गया है। तो 3600 के करीब अभी परमिट जारी किए जाएंगे उन युवाओं को जो टैक्सी, मैक्सी से जुड़ा कारोबार अपना शुरू करना चाह रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कुछ एक बदलाव भी किए जाएंगे। इसमें संशोधन होना है, जो कि मामला पहले सरकार के पास जाएगा, कैबिनेट में संशोधन होगा, उसके बाद ही फिर यहाँ आगे की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। टैक्सी 4+1 सीटर के लिए 1313 नए परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह से 5+1 सीटर के लिए 13 आवेदनों को भी हरी झंडी दे दी गई है और 6+1 सीटर टैक्सी के लिए भी करीब 1000 से ज्यादा आवेदन थे जिन्हें मंजूर कर लिया गया है। अब इसके बाद देखिए, बस अड्डा मैनेजमेंट की बैठक भी शुक्रवार को होनी है। ये उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री लेंगे। इसमें भी नए बस अड्डों को लेकर बड़ा फैसला संभावित है। शिक्षा विभाग में 52 JOITs को रेगुलर कर दिया गया है और 2 DPE भी रेगुलर हुए हैं। इनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड अभी 31 मार्च को खत्म हो गया था, जिसके बाद लगातार इनमें इंतजार बना हुआ था कि कब तक इन्हें रेगुलराइज किया जाएगा, इनके रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स इनके कब तक जारी होंगे। तो फिलहाल आदेश जारी हो चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से काफी समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन एक मांग जो यहाँ कर्मचारी उठा रहे हैं कि बैक डेट से उन्हें रेगुलराइजेशन का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट अवधि पूरी हो गई थी, तो 1 अप्रैल से ये लाभ होना चाहिए। तो इस पर अभी हमें हलचल कोई नजर नहीं आई है। अभी करंट डेट से ही इन्हें लाभ दिया जा रहा है। इस बीच कर्मचारी शिकायत ये कर रहे हैं कि 2 से 3 महीने का इनका नुकसान हो गया है। इनके पक्ष में अब राजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी उतर आया है और वो भी बार बार यही बात सरकार के समक्ष रख रहा है कि 2 से 3 महीने का नुकसान कर्मचारियों को हुआ है, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि रेगुलराइजेशन ऑर्डर्स बैक डेट से ही इनके लिए जारी होने चाहिए थे। आज का बड़ा मामला देखिए क्या है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया काफी ज्यादा रोष में आ गए हैं और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को इन्होंने चेतावनी दी है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस उनके खिलाफ वो कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर
पब्लिक डोमेन में जाकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को गलत बता रहे हैं, ये उचित नहीं है। और बार बार अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए कर रहे हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि मजबूरन कड़ा कदम मुझे उनके लिए उठाना पड़े। ये विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है। समय रहते ही नेता प्रतिपक्ष को अपने शब्दों पर अंकुश लगा देना चाहिए। उनके फैसले को वो चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इससे पहले उनके फैसलों को सही ठहराया है। तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के शब्द ठीक नहीं है, अपने शब्दों को वो वापस ले। सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी यहाँ कुलदीप सिंह पठानिया ने दी है। और साथ ही साथ ये भी कुलदीप पठानिया ने जयराम ठाकुर को कहा है कि उन्हें किसी को भी प्रमाण पत्र न देने की आवश्यकता है, ना ही उनका प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता है कि आखिरकार उनका आचरण कैसा होना चाहिए। वो जानते हैं कि सदन के नियम क्या है और नियमों के मुताबिक ही उन्होंने हर एमएलए पर कार्रवाई की है। दरअसल हाल ही में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से ये कहा गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री की कठपुतली बन गए हैं, जो मुख्यमंत्री कहते हैं वही करते हैं। और ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष को वैसे शब्द शोभा नहीं देते हैं। एक स्टेटमेंट विधानसभा अध्यक्ष ने दी थी जिसमें उनका कहना था कि 6 के सिर कर्म कर दिए गए हैं और 3 आरे के नीचे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं। यानी कि 3 सर ऐसे हैं जो आरी के नीचे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। और उससे पहले 6 नेता जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी उनके तो सिर कलम कर दिए गए हैं। तो ऐसे शब्द उन्हें नहीं कहने चाहिए। अपनी गरिमा में रहकर उन्हें बात करनी चाहिए। उन्हें अपने अध्यक्ष पद का गौरव बनाकर रखना चाहिए। ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पिछले कल कहा और इसी पर पलटवार आज विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस अब वो जयराम ठाकुर पर करेंगे, क्योंकि उनके फैसलों को वो चुनौती दे रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष का जो अधिकार है उसमें कोई नहीं बोल सकता है, बाहर से भी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और इससे पहले 2 मामले ऐसे उदाहरण के तौर पर देख लिए गए हैं जब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके फैसलों को सही ठहरा दिया है। इसी बात पर विधानसभा अध्यक्ष डटे हुए हैं। अब 9 एमएलए को लेकर भी जब उनसे सवाल किया गया तो साफ शब्दों में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि 9 एमएलए ने गलती की थी, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, अध्यक्ष की कुर्सी का अपमान किया और कागज भी तोड़ फोड़ दिए थे। तो कागज फाड़ने पर और स्पीकर चेयर का अपमान करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि ये शिकायत अभी पेंडिंग है विधानसभा कोर्ट में, लेकिन नोटिस जारी कर दिए गए थे 9 एमएलए को और उनका जवाब भी आ गया है। अब याचिका को देखते हुए और उनके जवाब को देखते हुए कार्रवाई होगी। ये मामला विचाराधीन है। अभी इस पर कहना उचित नहीं होगा कि उन्हें डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पहले बार बार क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन 9 और एमएलए की होने वाली है भाजपा के, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने ये कह दिया है कि अभी ये कहना उचित नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन होगी या नहीं होगी। अभी मामला विचाराधीन है, इस पर स्टडी की जाएगी, याचिका को भी देखा जाएगा, उनका जवाब भी देखा जाएगा और फिर क्या कार्रवाई उन पर हो सकती है ये फैसला बाद में होने वाला है। देखिए 2 कैंडिडेट मैदान से बाहर हो गए हैं जो कि निर्दलीय तौर पर अपना चुनाव लड़ने वाले थे, क्योंकि नामांकन वापसी की आज आखिरी डेट थी और अब 13 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। देहरा में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं दिया। यहां कुल 5 उम्मीदवार हैं। हमीरपुर में निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार के नामांकन वापसी के बाद अब 3 ही उम्मीदवार बचे हैं और नालागढ़ में निर्दलीय प्रत्याशी गुरनाम सिंह की नामांकन वापसी के बाद अब 5 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में हैं। देखिए ये हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से भी एक ऑर्डर जारी किया गया है। दरअसल ये डेटशीट जारी की गई है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ये 28 जून 2024 को परीक्षा होने वाली है और ये 2 सत्रों में होगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। 9 से 12 बजे तक का मॉर्निंग सेशन रहेगा। इसके अलावा जो इवनिंग है वो 2 से 5 बजे तक का सत्र रहेगा। ये वेबसाइट पर भी पूरी डेटशीट डाल दी गई है, तो छात्र वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने प्रोस्पेक्टस भी जारी किया है। अब इसमें देखिए शेड्यूल कैसा सामने आया है। जो फॉर्म्स की सबमिशन है वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएगी 16 जुलाई को। काउंसलिंग, एडमिशन और फी डिपॉजिट होगी 16, 18, 19 जुलाई को। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी 20 जुलाई 2024 को। काउंसलिंग, एडमिशन एंड फी डिपॉजिट होगी फिर 20 से 23 जुलाई के बीच। और ओरिएंटेशन ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स का शेड्यूल रखा गया है 24 जुलाई 2024 को। तो ये कुछ अपडेट हमारे पास आई थी। हालांकि ज्यादा जानकारी के लिए, जैसा कि हम बार बार कहते हैं, वेबसाइट भी छात्र चेक कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग की ओर से लेक्चरर न्यू हिंदी का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। ये 117 पोस्टों के लिए परीक्षा ली गई थी और 185 कैंडिडेट्स को इसमें शॉर्टलिस्ट किया गया है।
देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंच गई है, लेकिन इस बार ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है कि उपचुनावों में अपनी भागीदारी दिखाती है या नहीं। इससे पहले जब आई थी तो बिल्कुल ये उपचुनावों में भी शामिल हुई थी। हालांकि फिर 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बड़ा रोल उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा था। अभी भी चुनावों का वक्त यहाँ चल रहा है, 3 उपचुनाव होने हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आई है, तो सबकी निगाहें उन पर बनी हुई है कि क्या वो रैलीज में जाती है या लोगों से मिलती है। ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं। 16वां वित्त आयोग अभी हाल ही में, क्योंकि शिमला पीट ऑफ आया था, जहां प्रेजेंटेशन भी सरकार की ओर से वित्त आयोग को दी गई थी। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने एक आईएएस अधिकारी की तारीफ की है। दरअसल इन्होंने एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर की तारीफ की है, क्योंकि इन्हीं आईएएस अधिकारी को लाइजन ऑफिसर के तौर पर सरकार ने इनके साथ लगाया था। रोहन चंद ठाकुर जब चंडीगढ़ में इन्हें दिल्ली के लिए रवाना कर रहे थे तो उस वक्त आभार भी इन्होंने व्यक्त किया था अरविंद पनगड़िया के लिए कि काफी कुछ इन्हें इन दिनों में सीखने के लिए उनसे मिला। और इसी फोटो को फिर अब अरविंद पनगड़िया ने साझा किया है सोशल मीडिया पर, और साथ ही साथ ये भी लिखा है कि आप जैसे अधिकारी इस देश की उम्मीद है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कहीं ना कहीं रोहन चंद ठाकुर की पीठ थपथपाकर वो गए हैं, उनका कार्य बहुत उन्हें पसंद आया है, ये हम मानकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।